Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography. ठीक है, सो क्लास 11 ज्योग्राफी हम कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर टर्म 2. ठीक है, ये लास्ट चैप्टर होगा तुम्हारे टर्म 2 का, चैप्टर नंबर 11. इसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं है जो फिजिकल ज्योग्राफी का रह जाएगा. चैप्टर बहुत सारे रह जाएंगे बट आपके टर्म में नहीं आ रहा है एज वी आर फॉलोइंग NCERT सिलेबस. तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये चैप्टर 11 जो होगा आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक से. कौन सी बुक से भाई? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक से. ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर होगा. इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी जिसका बुक का नाम है फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ जानना हो, मतलब इस बुक से और कुछ चैप्टर आपको जानने हो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी रह गई है पूरी, हम बात करें तो एंडोमॉर्फिक एक्सोजेनेटिक वगैरह ये सारी चीज़ें रह गई हैं. तो वो सारी जो चैप्टर हैं वो रह गए हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड वो रह गया है. पूरी यूनिट 5 रह गई है, वाटर ओशियन वाली, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह एंड ऑल. तो अगर वो सब जानना है सो कमेंट कर देना, हम बना देंगे वीडियो. बट वो वीडियो कब आएगी मैं बात करूँ तो पहले से झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है. तो वीडियो आएगी फिजिकल एनवायरनमेंट के बाद. ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बाद बनेंगी वो वीडियोस. ठीक है, अभी NCERT का फॉलो करेंगे तो NCERT ही चलेगी. चैप्टर 11 हो गया, अब उसके बाद हम आएंगे अपने क्लाइमेट पे इंडिया के. तो जो चैप्टर होगा वो उसका आएगा. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 11 वाटर इन द एटमोसफेयर. एंड यही एक पार्ट बनेगा इसका, और कोई पार्ट नहीं आएगा. ठीक है, एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगी वीडियो. स्टार्ट करते हैं. तो अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या है बेसिकली. तो एयर क्या करती है? कंटेन करती है वाटर वेपर विच इज़ मोस्ट एसेंशियल. मैं बात करूँ किस चीज़ के लिए एसेंशियल है ये चीज़, हम यहाँ बात करें तो मोस्ट एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? तो एसेंशियल है ये टू डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर बेसिकली. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर. अगर वाटर वेपर नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और पोलर रीजन पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी. तो जो पूरा टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है ये है वाटर वेपर्स का. ठीक है, एयर भी उतना ही है लेकिन वाटर वेपर ज़्यादा करता है. ठीक है, तो एयर कंटेन्स वाटर वेपर. और वाटर वेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है? टू डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर. ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है. अब ये क्या है, वेरी करता है 0 to 4% बाय वॉल्यूम. अब ये 0 to 4% मतलब वेरी करता है रीजन टू रीजन. मतलब 0% कहाँ हो सकता है? पोलर रीजन में. 4% कहाँ हो सकता है? इक्वेटर में. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेदर फेनोमिना. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन, ठीक है, उन चीज़ों में क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि हमें पता है कि देयर इज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द ओशन. जैसा हमें पता है कि एटमोसफेयर में, ओशियंस में, कंटिनेंट्स में ये क्या है, बेसिकली क्या है, जो साइकिल है, वाटर साइकिल, वो चल रही है. मतलब जो वाटर है वो कंटिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है, कभी सी में, कभी एटमोसफेयर में, कभी कंटिनेंट्स पे. तो ये क्या है, चेंज होता रहेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो छोटी सी अगर साइकिल बना के दिखाना चाहूँ तो कैसे हो सकता है? अगर ये कंटिनेंट है, इस पर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा. क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा. और अगर यहाँ पे ओशियन है, ओशियन से क्या होगा? इवापोरेशन होगा. ठीक है, इवापोरेशन यहाँ से भी होगा, लेक्स वगैरह से. ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. ठीक है, तो यहाँ से इवापोरेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि इवापोरेशन नहीं होगा. तो वो सारी चीज़ें होंगी. अब इसके बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे. मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ आपको. ठीक है, अभी क्लाउड्स बनेंगे एंड देन प्रेसिपिटेशन होगा. तो ये एक जनरल चीज़ है, याद रखना कि भाई पढ़ी ना हो और 11th में कुछ ऐसा नया ना पढ़ा दूँ मैं जो समझ में ना आ पाए. ठीक है, तो इतना तो सबको पता है कि पहले प्लांट से क्या होगा? ईवो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बेसिकली हम प्लांट वाले को. क्यों? क्योंकि मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसकी लीव्स है मान लो. ठीक है, लीव्स पे अगर यहाँ पे एक ड्रॉप है तो ये ड्रॉप तो आई है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, बट ये जाएगी कैसे? इवापोरेशन के थ्रू. तो ईवो ट्रांसपिरेशन भी हम इसे बोल देते हैं कभी कभी. याद रखना ये चीज़. ठीक है, क्लियर हो गया कि क्या हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, जो प्रोसेस 3-4 वो क्या होंगे. अभी डिटेल में भी बात करेंगे सारी प्रोसेसेस के बारे में, बट एक जनरल जो है आइडिया लग जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. पहले ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके टाइप्स पता होने चाहिए, है ना. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? बेसिकली वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर. ठीक है,
अब ये 9th क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th क्लास 10 में, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी के टाइप बहुत सारे होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड भी करती है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको पहले से होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में पहला पार्ट क्या आ गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर एट दैट टाइम, ठीक है, उसको हमने कह दिया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब बात करें दूसरे की, तो आता है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये क्या बोला मैंने, जरा इसे ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है ना। अब मान लो इसमें जो वाटर वेपर है डॉट डॉट्स, ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर्स हैं इसमें डॉट डॉट्स, ये क्या है, वाटर वेपर, ठीक है। अब मान लो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है अभी प्रेजेंट वाले जो वाटर वेपर है वो 100 ग्राम, बट इसकी कैपेसिटी कितनी है, से 150 ग्राम्स। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 150 ग्राम्स। तो जो 100 ग्राम है वो 150 ग्राम्स का कितना परसेंटेज होगा, वो जो परसेंटेज है उसी को हमने कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है किसी चीज़ के रिलेशन में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, किसी चीज़ के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकलेगा, प्रेजेंट अपॉन में टोटल इंटू में 100, जीरो कैंसिल, अगर मैं निकाल रहा हूँ ऐसी जनरली ज़रूरत नहीं है आपको, 200 अपॉन में 3 मतलब 66.67%। सो दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, कोई पूछ ना ले। साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई पूछ ना ले, उस चक्कर में आपको बताना जरूरी है। अब बात आती है किसकी, विद द चेंज ऑफ एयर अब देखो होगा क्या, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो चेंज भी करती रहेगी। क्यों, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है वो बदलती रहेगी ना। बिकॉज अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है, जो मेजर फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन जो एक मेजर फैक्टर है वो है टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर क्या है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एग्जांपल की, अगर ये एक जार है, इसमें पानी है, इसमें आपने क्या डाला, शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये कुछ अमाउंट ही लेगा, ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हमने इस पर फ्लेम लगा दिया, अभी इस आग भी मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने लग गया, तो हमने देखा कि शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगता है। सेम केस है ह्यूमिडिटी के साथ भी। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, वेरी करेगी। याद रखना ये चीज़। समझ में आ रहा है इतना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर हो गया, देखो तो कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट होगी बाय द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखी है, हाँ कर रखी है, the air containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be saturated. For example, फिर से वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। अगर इसकी जो फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम ये कितना ले सकता है, मतलब रिटेन कर सकता है, तो मान लेते हैं हम 200 ग्राम्स। और इसके अंदर अभी प्रेजेंट कितना है, 200 ग्राम्स। तो ये जो एयर कहलाई जाएगी, ये जो एटमॉस्फेयर है मतलब ये जो एयर कहलाई जाएगी जिसके अंदर वाटर वेपर है, वो कहलाई जाएगी सेचुरेटेड एयर, ठीक है। क्या कहलाई जाएगी, सेचुरेटेड। मतलब इससे ज़्यादा और मतलब कैरी नहीं कर सकता ये एयर जो है, वाटर वेपर इससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। उसको बोलेंगे भाई माफ़ कर दो मुझे, अब मेरे अंदर और एयर नहीं आएगी, मतलब वाटर वेपर नहीं आ सकते, ठीक, उसको हमने सेचुरेटेड कह दिया। अब एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे, एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर एट मतलब डेफिनेशन जब लिखो सेचुरेटेड की, सेचुरेटेड एयर की या किसी भी चीज़ की, तो ये टेम्परेचर वाला जो लाइन है ये ज़रूर होना चाहिए, वर्ड ज़रूर होना चाहिए कि भाई एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहेगी फुल कैपेसिटी, एंड देन वो आपको फिर डेफिनेशन जो है गलत हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब एक टेम्परेचर जिस पे जो सेचुरेशन है वो आ जाता है, उसको हम कह देते हैं ड्यू पॉइंट। मतलब अब ड्यू पॉइंट आ चुका है, अब बारिश, अब जो समय है वो है बारिश का, अब समय है वर्षा का। वर्षा कोई लड़की नहीं है, वर्षा वर्षा मतलब बारिश, ठीक है, याद रखना। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़े।
अब इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, अभी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैंने सोचा स्लाइड की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बेसिकली लिख के समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और समझाने का ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है लिखने की, बुक से भी मिल जाएगा, 2 ही पेज का चैप्टर है, 2 पेज तो पढ़ सकते हो ना खुद से, ये भी नहीं पढ़ोगे तो भाई 11th में फेल हो जाओगे फिर तो, ठीक है, तो सच बोल रहा हूँ मैं, जो भी है। अब देखो, अब इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़ के भी समझाऊंगा, दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दूंगा मैं। तो व्हाट इज़ इवापोरेशन? इवापोरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिससे वाटर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड से गैसेस स्टेट में, याद रखना, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कैसे होता है? इवापोरेशन से होता है। इसके बाद आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या होता है? ये वापस से लिक्विड टू गैस हो जाता है, लिक्विड टू गैसियस स्टेट, और इसमें क्या है? गैसियस टू लिक्विड स्टेट, याद रखना। एक और प्रोसेस होती है, साइड में लिख लो, सब्लिमेशन करके। सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे जो है जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और सॉलिड से सीधा गैस में, दोनों के लिए हम सेम वर्ड यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन, याद रखना, ठीक है। एग्जांपल के रूप में मैं बताऊंगा, जो गैस है, मतलब जो क्लाउड्स हैं, सीधा उससे क्या निकलती है? स्नो, विच इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सेम कपूर, कैम्फर, उससे क्या होता है? जो कैम्फर है सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, ठीक है, एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा, जिस जो हीट हमें देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपर बन रहा है, जो लिक्विड है वो वेपर बन रहा है। तो इसकी अगर बेसिकली साइंस वाली डेफिनेशन आप सुनना चाहोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो वो ये होता है कि 1 kg ऑफ लिक्विड जो है उसको हम कितनी हीट देंगे कि वो क्या बन जाए? वाटर वेपर बन जाए। मतलब 1 kg लिक्विड को अगर हम हीट देंगे तो वो वेपर बन जाए। तो जो हीट होगा ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, VAP लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। इसको हमने क्या कह दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है इतना? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। इसके बाद आएगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। बुक में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा कि, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं? 1 मिनट, ये होता है लिक्विड टू गैस, है ना? 1 मिनट। एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड टू गैस होता है ना? क्या लिखा था मैंने, शायद भूल गया मैं। लिक्विड टू गैस होता है ना। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस टू, सही है, ये होता है बेसिकली वाटर वेपर से जो आपके क्लाउड्स बनते हैं। ये थोड़ी अलग प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, याद रखना आप इतनी चीज़। क्लियर है? अब आएगी बात किसकी? व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड। जब जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मतलब जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जब वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में तो उसको हमने कह दिया मॉइस्ट एयर। जब वो कूल होगी तो ये एक लेवल पे आ जाएगी जब उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, मतलब सेचूरेटेड हो जाएगी, सेचूरेटेड एयर बन जाएगी वो। तब क्या होगा? जो एक्सेस वाटर है वो कंडेंस होगा और क्या बना लेगा? लिक्विड फॉर्म। क्या बना लेगा? लिक्विड फॉर्म, ठीक है। उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है। क्या बनाएगा? लिक्विड। ये उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, समझाया सही है, सीधा टेंशन मत लो। देखो ना, लेटेंट हीट में क्या समझा है? हीट, सॉरी, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है। सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी सी। ये क्या होगा? गैस जो होगी लिक्विड में बन जाएगी। होता रहता है, थोड़ा थोड़ा गलती आपसे भी होती है जीवन में, है ना। तो अगर जो डायरेक्टली कंडेंस हो रही है वो किस में? सॉलिड में, तो उसको हमने सब्लिमेशन कह दिया, लिखा होगा बुक में, ठीक है। तो वो छोटी सी प्रोसेस लिखी है सब्लिमेशन की। अब लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेटेंट हीट लग गया तो मतलब क्या है? केजी में बात चल रही है कि 1 kg लिक्विड वेपर में बदल रहा है, 1 kg गैस लिक्विड में बदल रही है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं? लेटेंट हीट लगा देते हैं, सिंपल। समझ में आ रहा है इतना? अब जो कंडेंसेशन है वो कैसे आती है, मतलब होती कैसे वो, उसका जो रिजल्ट है वो कैसे बनता है? तो ये बनता है जब हाइग्रोस्कोपिक जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखो होगा क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो क्या होते हैं? लेयर बना लेते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। उसकी वजह से ही क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। उसी की वजह से क्लाउड बनते हैं। क्लाउड के अंदर सब कुछ होता है ना, डस्ट भी तो होता है। तो इसीलिए क्या होती है, उस मतलब उसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। समझ में आ गया? आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बारी है मेरी लिखने की, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कंडेंसेशन की दोबारा से, तो कंडेंसेशन डिपेंड करता है किन चीज़ों पे?
कंडेंसेशन जो है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ कूलिंग पे, कि कितना है, मतलब कितना कूलिंग है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कूलिंग पे, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, इस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, व्हाट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब तक रीच नहीं होगी, मतलब हम बात करें तो जो सेचुरेटेड नहीं होगी एयर, तो क्या कंडेंसेशन होगी, नहीं होगी, ठीक है, याद रखना है चीज़। और कंडेंसेशन जो है वो एक और चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, वो एयर से, वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कितनी एयर है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से भी ये क्या होती है, बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है, किस किस चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ एयर से, वॉल्यूम ऑफ एयर से। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात करें तो टेम्परेचर से, प्रेशर से, और ह्यूमिडिटी से। क्लियर है इतना, ठीक है जी। अब कंडेंसेशन होगी कब, कंडेंसेशन तब होगी जब जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, मतलब ड्यू पे पहुंच जाएगा अपने, ड्यू पे मतलब कि अगर देखो टेम्परेचर का काम क्या है, बेसिकली टेम्परेचर का काम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करना, है ना, क्या करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करना, कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ते ही बढ़ जाएगी और कम होते ही कम हो जाएगी, है कि नहीं। अब कम हो जाएगी तो जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएंगे, मतलब ड्यू पॉइंट आ जाएगा, एक ड्यू पॉइंट, मतलब कि अब रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो बराबर है किसके, जितनी उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है इतना, कि जितने, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कि अगर जो टेम्परेचर है वो इस लेवल पे आ जाए कि जो फुल कैपेसिटी ऑफ एयर है, फुल कैपेसिटी ऑफ एयर है जो वो किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, वाटर वेपर जितने उसने होल्ड कर रखे हैं एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम वो इसके बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, कि टेम्परेचर उतना हो जाए कि जो कैपेसिटी है एयर की और जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उस टाइम पे वो बराबर हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सके, वो ड्यू पॉइंट आ जाए एंड देन कंडेंसेशन हो सके। तो पहला पॉइंट तो ये था कि डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, कि ड्यू पॉइंट आ जाए। समझ में आ गया इतना। सेकंड चीज़ है वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। सेकंड चीज़ क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी कि मॉइस्चर जो है वो एडिड होता रहे बेसिकली। अब देखो थर्ड चीज़ जो है वो देखी जाए तो बहुत ही क्या है, नॉर्मल है, सबको पता ही होगी कि मॉइस्चर जो है वो ऐड ऑन होता रहे, मतलब प्लस लिख देता हूँ, मॉइस्चर ऐड ऑन होता रहे थ्रू इवापोरेशन। ये तो जाहिर सी बात है ना, कि मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ तो कंडेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसमें, कंडेंसेशन को कराने के लिए, ठीक है। कंडेंसेशन कब होगी, जब ड्यू पॉइंट अचीव हो जाएगा, बेसिकली जब उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो ऐसा हो जाएगा कि भाई अब वो कंडेंसेशन कर सके और मॉइस्चर ऐड होता रहे इवापोरेशन के थ्रू। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, कंडेंसेशन जो है, जो कंडेंसेशन है वो बहुत तरीके से हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक ना एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, देखो फॉग के रूप में हो सकती है, ड्यू के रूप में हो सकती है, फ्रॉस्ट के रूप में हो सकती है, क्लाउड्स के रूप में हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंडेंसेशन के थ्रू सिर्फ क्लाउड बने, फ्रॉस्ट भी बन सकता है, ड्यू भी बन सकती है, फॉग भी बन सकती है। फॉग जो हमें दिखती है दिल्ली में खासकर, जो फॉग है वो क्या है, बेसिकली वो है तो वाटर वेपर ही, है ना, है तो वाटर वेपर ही ना, ये सारी क्या है, वाटर वेपर की फॉर्म है। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन सब को समझना है आपको कि ड्यू में, फ्रॉस्ट में, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो फॉग और मिस्ट में, फॉग एंड मिस्ट और क्लाउड में क्या फ़र्क है, बेसिकली इन चारों में क्या फ़र्क है, क्यों इनको अलग लिखा जा रहा है ना, है तो वाटर वेपर ही, तो फ़र्क क्या है बेसिकली वो हम देखेंगे। जैसे हम अभी आगे देखेंगे स्नो और स्लीट में फ़र्क, स्नो और स्लीट में, कि दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली में, है ना। तो ड्यू में क्या फ़र्क है सॉरी, तो ड्यू में क्या फ़र्क है बेसिकली, तो ड्यू और फ्रॉस्ट में फ़र्क होता है कि किस टेम्परेचर पे वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, किस टेम्परेचर में वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। इसका क्या है, ये किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ये कंडेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑन कूलर सर्फेसिस, किस पे, कूलर सर्फेसिस पे ओनली, ये लिख भी देता हूँ मैं, ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेसेस, कहीं और नहीं, सिर्फ ओनली ऑन कूलर सरफेसेस, ठीक है, याद रखना।
जैसे कि हम बोलते हैं ना, बोतल के ऊपर, कभी ठंडी बोतल के ऊपर गर्मी में रख दो तो ऊपर वो आ जाती है, क्या कहते हैं, पानी आ जाता है अपने आप। वो पानी नहीं होता, वो जो एटमोसफेयर में जो आपके वाटर वेपर हैं वही बनते हैं ड्यू, ठीक है, उसी को हम ड्यू बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। और जो आइडियल कंडीशन है इसके लिए वो क्या है, क्लियर स्काई एंड ऑल, वो लिखा हुआ है आपकी बुक में तो जरूरत नहीं है। क्लियर स्काई मैं पढ़ देता हूँ, क्लियर स्काई, काल्म एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट जो ड्यू पॉइंट है, जो ड्यू पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए देन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो ड्यू पॉइंट है वो अबव होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट जो भी हो, मान लो 0 डिग्री भी है, तो जो ड्यू पॉइंट है वो -1 होगा। मतलब क्या होगा, मतलब ज़्यादा होगा किससे, फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉरी -1 बोल रहा हूँ, मतलब 1 डिग्री होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री तो मतलब ज़्यादा होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि ड्यू पॉइंट कितना होना चाहिए। तो ड्यू पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा देन फ्रीजिंग पॉइंट, तब जाके ड्यू बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो जो कंडीशंस हैं वो सेम है बनने की। अब ये दूसरा पॉइंट अगर मैं पहले बता दूं तो कंडीशंस क्या है, सेम है। क्लियर स्काई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ये सब सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क एक ही है कि यहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा वो क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे कहाँ, मतलब एक चीज़, एक मिनट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, अबव फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें ड्यू में, ड्यू वाले केस में क्या है, अबव फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं दूसरे दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ। ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इस केस में, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, बिलो, अबव, अबव फ्रीजिंग पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, अबव है फ्रीजिंग पॉइंट के, इसमें क्या है, बिलो। तो ये चीज़ इसमें क्या है, डिफरेंस है ड्यू और फ्रॉस्ट में सिर्फ, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस बड़ा है नहीं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़े। ये भी क्या होता है, एक और चीज़ इसकी, ये भी क्या होता है, कोल्ड सर्फेसिस पे ही होता है। लेकिन बस कहाँ पे होता है, जब जहाँ पे जो क्रस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे बनेगा सिर्फ। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉग और मिस्ट की तो फॉग और मिस्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है, हम जरा देख लेते हैं। जो फॉग है वो क्या है, क्लाउड है बेसिकली। फॉग क्या है, बेसिकली एक क्लाउड है नियर द ग्राउंड, हमें भी पता है ना, ये तो क्लाउड की तरह ही तो होता है, बस क्या होता है, ज़मीन के बहुत पास होता है कि नहीं। अब जो मिस्ट है उसमें क्या, अब फॉग और मिस्ट अलग अलग क्यों लिखा है पहले तो ये बताऊँ, ये थोड़ा सा है ना, तो पता होना चाहिए ना आपको। सोच लो थोड़ा सा ना, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉग, अब देखो दोनों दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या कि दोनों को क्या चाहिए, थोड़े डस्ट पार्टिकल्स। अब कैसे भैया डस्ट पार्टिकल क्यों चाहिए, अब देखो दोनों में, दोनों क्या है, बेसिकली डस्ट पार्टिकल ही हैं। डस्ट पार्टिकल के ऊपर अगर लेयर आ जाए किसकी, किसकी, वाटर वेपर की, तो क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है, ये फॉग। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर लेयर आ जाए किसकी, वाटर वेपर की, तो क्या बन जाएगा, मिस्ट। बट ये जो वाटर वेपर की लेयर होगी ये मिस्ट में होगी थिकर, और फॉग में क्या होगी, ये जो लेयर होगी वो क्या होगी, थिनर। थिनर मतलब पतली, और यहाँ पे क्या होगी, मोटी, याद रखना, ठीक है। फॉग को ही हम स्मॉग भी कह देते हैं, फॉग ऑल्सो नोन एज स्मॉग। जब इसमें क्या ऐड हो जाए, जब इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए फॉग प्लस स्मोक, ठीक है। स्मोक जब इसमें मिल जाता है तो इसी को हम स्मॉग बोल देते हैं, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़ें, इतनी चीज़ याद रखेंगे, यही ज़रूरी है, और कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हमें इतना तो पता ही है फॉग से क्या होता है, जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो याद रखना, बुक से पढ़ लेना थोड़ी सी, बस जो डिफरेंस था फॉग और मिस्ट में वो क्या था कि डस्ट पार्टिकल से बनेंगे दोनों, दोनों के ऊपर वाटर वेपर की लेयर चढ़ेगी, बट जो वाटर वेपर की लेयर होगी मिस्ट में वो थिकर होगी, फॉग की क्या होगी, थिनर होगी। इतना डिफरेंस है दोनों में। फॉग को हम स्मॉग भी बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं, बस एक डिफरेंस है क्या, कि इसमें स्मोक मिल जाता है, स्मोक मतलब धुआं। क्लियर हो गया। अब बात आएगी किसकी, क्लाउड की। तो क्लाउड क्या होता है, बेसिकली अगर मैं डिफाइन लिखूं तो क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और क्रिस्टल ऑफ आइस, बेसिकली जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे। वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इन फ्री एयर, इन फ्री एयर, इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल हाइट, इन कंसिडरेबल
हाइट। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये डेफिनेशन होगी बेसिकली क्लाउड की। आप समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि वाटर वेपर जो होते हैं, बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एक क्या बना लेती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं सारी आपस में, और क्या बना लेंगी, क्लाउड बना लेंगी एक कंसिडरेबल हाइट पे, मतलब एक अच्छी खासी हाइट पे फ्री एयर के अंदर। याद रखनी ये चीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देयर हाइट क्लाउड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट क्या है, डिवाइडेड हैं। किसके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइट के थ्रू डिवाइडेड है। ठीक है, किसके थ्रू, हाइट के, ट्रांस एक्सपेंस के, डेंसिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, ये इन सब चीज़ों के बेसिकली। तो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, लिख लेना है। हाइट, ओपेकनेस, आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ठीक है, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें, एक्सपेंस मतलब कितना वो बड़ा है, वो सारी चीज़ें आपके बेसिस पे डिवाइडेड हैं। किस किस में, सेरस, ठीक है, दूसरी चीज़ क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। निम्बस क्या, और किसी को कुछ याद है? मुझे पता बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, जैसे स्ट्रेटो, निम्बस, सिरो क्यूमुलस, क्यूरोस्टेटस, वो सब बनेंगे बाद में। अभी मेजरली 4 ही होते हैं, याद रखना कौन कौन से, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्पेलिंग गलत होगी, स्ट्रेटस एंड निम्बस। ठीक है, अब जो सिरस होंगे वो क्या होंगे, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड। इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना। सिरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस एंड लास्ट वन इज निम्बस। ठीक है, अब सिरस क्या होते हैं, ये क्लाउड होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे बनते हैं, बेसिकली एट 8000 से 12000 हाइट, मतलब मीटर की हाइट पे कितनी, मीटर की हाइट पे। ये क्या होते हैं, बहुत थिन होते हैं और डिटैच्ड क्लाउड होते हैं। क्या होते हैं, बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स। मैं फोटो लगा दूंगा सबकी एडिटिंग के टाइम पे, अभी तो मैंने फोटो नहीं डाउनलोड कर रखी है, लेकिन लगा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। डिटैच क्लाउड हैविंग फेदरी अपेयरेंस, फेदरी अपेयरेंस होती है इनकी, याद रखनी है चीज़ें ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सीरोस्ट्रेटस क्या होता है वो भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी ये समझ लेते हैं पहले। अब क्यूमुलस की बात करें तो क्यूमुलस क्या होता है, कॉटन वूल की तरह दिखते हैं। किसकी तरह, कॉटन वूल की तरह। अब कॉटन वूल कैसी दिखती है आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है, जनरली ये किस हाइट पे होते हैं, 4000 से 7000 मीटर की हाइट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, पैचेस में फाउंड होते हैं, एग्जिस्ट इन पैचेस, एग्जिस्ट इन पैचेस, पैचेस में दिखते हैं। अब देखो ये वाली फोटो अगर शो हो गई होगी तो अब इसकी दिखेगी, ये वाली गायब हो जाएगी। ठीक है, तो एडिटिंग के टाइम पे करूँगा मैं वो सब, लेकिन अभी बता देता हूँ किस तरीके से शो होगी, और ना हो तो समझ जाना भूल गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और इनका क्या होता है, फ्लैट बेस होता है। क्या होता है, फ्लैट बेस क्यूमुलस। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेटस की, तो जैसे उसका नाम है, ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब ये लेयर्स में पाया जाता है। स्ट्रेटस मतलब क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेटिफाइड, जैसा इसका नाम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेयर्स में, जनरली फाउंड इन ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो याद रखना ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा कुछ खास नहीं है। निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, द ओनली क्लाउड जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है अपियरेंस में। ठीक है, डार्क ग्रे, ब्लैक, जो भी बोल सकते हो। तो ये अपियरेंस में कैसा होता है, ब्लैक और डार्क ग्रे। ठीक है, ब्लैक और डार्क ग्रे, ये मिडल लेवल पे फॉर्म होते हैं, और बहुत मतलब बेसिकली बेटी नियर सरफेस होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होते, नियर सरफेस और बेसिकली मिडल लेवल पे। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। और ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली डेंस, दे आर एक्सट्रीमली डेंस, माय गॉड। ठीक है, तो डेंस होते हैं। हमें वो देखें ना, जो बारिश में जो बादल घेर लेता है हमें काले कलर के, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली निम्बस। अब जब भी ऐसी चीज़ें देखो तो आप समझ जाना क्या होते हैं, निम्बस होते हैं। और ये क्या होते हैं, शेपलेस मासेस, इनकी शेप नहीं होती है कोई, शेपलेस मासेस। अभी तक हमने जितने भी देखे सबकी शेप थी। ये क्या थे, थिन और डिटैच्ड। ये क्या थे, पैचेस में हो रहे थे और फ्लैट बेस था। ये लेयर में थे, और ये क्या थे, शेपलेस है, इनकी कोई शेप ही नहीं है, किसी भी आकार के हो सकते हैं। अब देखो, कॉमन तो 4 ही हैं, लेकिन ये चारों आपस में मिलके भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सिरोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस। अब देखो, सिरो क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है। क्या है, अब देखो सिर जहाँ भी लग जाएगा, ये सिर, SIRR, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड। क्या है, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। याद रखनी है चीज़ें कैसे बन रहे हैं। तो सिर लगते ही हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है। तो सिरोस्ट्रेटस मतलब कि ये जो लेयर वाले क्लाउड हैं ये हाइट पे होंगे, मतलब ऊपर की तरफ होंगे बहुत ज़्यादा। क्लियर हो रहा है इतना, सिरोस्ट्रेटस। अब बात करें अगर हम सिरो क्यूमुलस की,
तो सिरोक्लम्बस क्या है, अब देखो ये जो होंगे ये भी क्या होंगे, हाइट पे होंगे क्योंकि सिर लग गया, CIRR लग गया। अब ये जो यहाँ पे पाए जा रहे थे ये थोड़ी और ऊपर हाइट पे पाए जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉटन वूल। ये सिर सिर्फ लग रहा है क्यों, क्योंकि पता लगे कि ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मिडल एल्टीट्यूड की, मिडल एल्टीट्यूड मतलब जो नॉर्मल हाइट पे मतलब इन द मिडल पाए जाते हैं, तो उसकी में आ जाएंगे एल्टो। अब जब भी एल्टो लग जाए तो समझ जाओ क्या है, मिडल, ठीक है। तो स्ट्रेटस मतलब स्ट्रेटस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एल्टो क्यूमुलस, एंड एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद लो क्लाउड्स में, लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स, इसमें ज़रा गैस करो क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका स्ट्रेटो। क्या लगेगा, स्ट्रेटो। तो स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। अब निम्बो लग गया मतलब क्या आ जाएगी, निम्बस वाली कैरेक्टरिस्टिक, ये वाली, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो दो को मिला के बन रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे की, एक दूसरे की, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं ऐसे। याद रखना, पिक्चर देख लो क्लियर हो जाएगा दिमाग में पूरा पूरा। क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस भी बनता है, ऐसा नहीं है, क्यूमुलो निम्बस भी बनता है, क्यूमुलो निम्बस, निम्बस, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस भी बनता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कौन से बनते हो आपको पता चल गया, लो एल्टीट्यूड क्लाउड में आ जाएगा स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, एंड मिडल में एल्टो, एल्टो स्ट्रेटस क्यूमुलस, स्ट्रेटस क्यूमुलस सीरो में, ठीक है, याद रखना है। अब बात आएगी प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन, सबको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है, सबको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन फ्री एयर। क्या करती है, ये मदद करती है किसमें, कंडेंस पार्टिकल में ग्रो करने में, कंडेंस पार्टिकल टू ग्रो, ठीक है। मैं ये आपको चार्ट बना रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है। अब जब एयर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, व्हेन एयर फेल्स टू होल्ड देन व्हाट हैपन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है। रेन की मतलब वाटर की फॉर्म में हो सकती है, स्नो की फॉर्म में हो सकती है, स्लीट की फॉर्म में हो सकती है, हेल की फॉर्म में हो सकती है, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब वाटर में होगी तो इसको क्या कह देते हैं हम, रेनफॉल। स्नो में होगी तो स्नोफॉल, स्लीट में होगी तो स्लीट फॉल, ठीक है, मतलब हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या है बना देंगे। अब क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेशन होती कैसी है। अब कैसे होगी, जो प्रोसेस है मतलब बेसिकली ये प्रोसेस बताया मैंने कि कंटिन्यूस कंडेंसेशन होगा फ्री फ्री एयर में। अब उसके बाद क्या होगा, जो कंडेंस पार्टिकल हैं वो ग्रो करेंगे साइज में, क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है ना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू मतलब होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही ले लो, मैं अगर एक वीडियो डालता रहूँगा एक वीडियो हफ्ते में भी, तो साल में 52 वीडियो हो जाएंगी। तो वो क्या है, ग्रो ही तो कर रही है साइज में। तो वही चीज़ है, कंटिन्यूस कंडेंसेशन फ्री एयर में होगी तो क्या होगी, जो कंडेंस पार्टिकल हैं वो ग्रो करते रहेंगे, और एक टाइम पे क्या होगा, जो एयर है वो होल्ड नहीं कर पाएगी ज़्यादा वाटर वेपर। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। किस किस फॉर्म में हो सकता है, 4 फॉर्म है बेसिकली बुक में। तो उस हिसाब से हमने देख लिया, रेन सॉरी वाटर, हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल, स्लीट फॉल, याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेनफॉल बोल दिया हमने, बट अब ये रेनफॉल है, रेनफॉल तो समझ में आता है ना, व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब बात आएगी अगर स्नोफॉल की, तो स्नोफॉल को कैसे समझाओगे। तो स्नोफॉल क्या होता है बेसिकली कि जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन है वो किस टेम्परेचर पे हो। इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है, सिर्फ टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री, इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा, जो वाटर होगा वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस इनटू फ्लेक्स, मतलब फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो। इसी को हमने क्या बोल दिया, स्नोफॉल, ठीक है। याद रखना क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा, बिलो 0 डिग्री पहुंच जाएगा, और जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, स्नो के अंदर, और उसी की वजह से क्या होगा, स्नोफॉल होगा। अब उसके अलावा भी 2 फॉर्म्स होती हैं, मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी, स्लीट और हेल, स्लीट और हेल। हेल स्टोम्स पता है आपको क्या होता है, होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ। स्नोफॉल तो पता है आपको, ठीक है, स्नोफॉल, स्नो, ये देखो मैं बताता हूँ। हेल, पहले स्लीट सुन लेते हैं, उसके बाद हेल स्टॉर्म पे आएंगे। स्लीट का क्या होता है, मान लो ये क्या है, एक लेयर है, मतलब एक एक लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है लो टेम्परेचर,
इधर है हाई टेम्परेचर, याद रखना है। यहाँ पे है क्लाउड्स, क्या है क्लाउड्स। अब यहाँ से आ रही है स्नोज, स्नो। अब ये स्नो जैसे ही इसको पार करेंगी, इस लेयर को, इस लेयर को जैसे ही ये पार करेंगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्लीट में। ये थोड़ी गोल सी हो जाएंगी। मतलब मैं बताता हूँ अभी क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो भैया, ये बताओ। तो सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो स्नो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। मतलब इस स्नो से आप क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो, क्या कहते हैं, क्या बनाते हो सर्दियों में, भूल गया मैं, क्या बनाते हैं वो, गुड्डा सा बनाते हैं ना कोई, क्या कहते हैं उसे, अरे यार जो भी टेडी वेडी जो भी बनता है वो कमेंट में बताना अगर पता हो तो, ठीक है, भूल गया मैं क्या बनाते हैं। तो वो जो बनाते हैं वो इससे नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आपको थोड़ी हार्ड दिखेगी स्नो, ये थोड़ी आपको वेट दिखेगी। ठीक है, वेट मतलब हम बात करें तो पार्शियल सॉलिड, ये ज़मीन पे गिरते ही मतलब सूख जाए, मतलब इन द वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन स्नो क्या रहेगी, स्नो रहेगी, वो हार्ड स्नो रहेगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। इसमें फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्लीट में, इसको स्लीट फॉर्म बोलते हैं। अब अगर मैं बुक की डेफिनेशन के थ्रू जाऊँ, थैंक यू क्यों आ गया, बहुत सी बाकी हैं, पेज खत्म हो गए होंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा दो, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी लेना हो, 1 2 3 गो। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अब मैं बुक की डेफिनेशन अगर बताना चाहूँ तो क्या है कि व्हेन अ लेयर ऑफ एयर with the temperature above freezing point overlies a sub freezing layer near the ground, प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। अब बताएगा कौन भाई, कैसे, ठीक है, तो वही है, एक लेयर है, उसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर लो है, इधर हाई है, जैसे ही स्नो, हार्ड स्नो नीचे आएगी वो चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, थोड़ी लाइट स्नो में, उसी को हमने स्लीट बोल दिया। अब बात आएगी हेल स्टॉर्म की, हेल स्टोन्स बोलते हैं इसे, स्टॉर्म बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब रेनफॉल होगा, मतलब ड्रॉप ऑफ रेन है जो, वो जब निकलेगी तो क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी सॉलिड पीस ऑफ आइस में, सॉलिड पीस ऑफ आइस। बेसिकली जो वाटर है जब वो कन्वर्ट होगा किस में, सॉलिड पीस ऑफ आइस, ठीक है, सॉलिड पीस ऑफ आइस में जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बना लेगा, स्मॉल एंड राउंडेड, स्मॉल एंड राउंडेड स्नो, ठीक है, मतलब स्नो एंड राउंडेड आइस, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हमने बोल दिया है हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स। यार देखो चीज़ें सारी सेम है। अब देखो मैं बता देता हूँ डिफरेंस दोनों में, सब में, रेनफॉल में, स्नोफॉल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्लीट फॉल में, हेल स्टोन्स में, ठीक है। अब देखो इसमें तो प्योर वाटर होगा, ठीक है, वाटर अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो स्नो बन जाएंगे। कैसे स्नो बनेंगी, फ्लेक्स, फ्लेक्स समझ रहे हो, कुछ ऐसे वाला, ठीक है। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो कंडीशन बनेगी, नीचे हाई टेम्परेचर, ऊपर लो टेम्परेचर, दोनों लेयर अलग अलग होंगी, तो ये क्या बन जाएगी, हम बात करें तो लाइट स्नो, ठीक है, गीली वेटी, ठीक है। यार क्या हो गया राइटिंग को, डॉक्टर बन गया क्या मैं, वेटी। अब इसके बाद अगर हेल की बात करूं तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे स्नो के, बस इतना ही फर्क है सब में, ठीक है। टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम हो गया मुझे लग रहा है ऐसा। देखो 38 मिनट होगा और 2 पेज का चैप्टर खत्म नहीं होता, क्योंकि समझने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है समझाने की, सबने पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या चीज़ें आ जाएंगी, हम यहाँ पे 3 तरीके के रेनफॉल, कन्वेक्शनल, होते 4 हैं लेकिन अभी दोबारा बताता हूँ। कन्वेक्शनल, ये 3 ही होते हैं, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, ठीक है। साइक्लोनिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, साइक्लोनिक वाले में, ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे आता है। ओरोग्राफिक में क्या होता है और कन्वेक्शनल में क्या होता है। कन्वेक्शनल जो प्रोसेस नॉर्मल चलती है वही है ये, ठीक है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब एयर हीट होगी तो लाइट होगी, ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन करेगी, एंड देन नॉर्मल रेन, ठीक है, नॉर्मल रेन। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ओरोग्राफिक है ये समझने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं है, ये दोनों समझ चुके हैं हम ऑलरेडी। कन्वेक्शनल बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बारिश होती है उसी को कन्वेक्शनल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो डिफरेंट हो। ओरोग्राफिक में क्या होता है, इसमें थोड़ी चीज़ समझने की तो समझा रहा हूँ। ओरोग्राफिक में क्या होगा कि बीच में क्या आ जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। मैं माउंटेन ले लेता हूँ, माउंटेन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो एयर यहाँ से आ रही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो नीचे क्या है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, बेसिकली अब मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे एयर है जो कि हीटेड है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है,
समझना थोड़ा, टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो ऑलरेडी ज़्यादा होगी, तो ये मॉइस्चर कैरी कर सकती है। अब जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जाएगी, जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, तो अब ये तो ऑब्स्ट्रक्शन है, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगी, और जैसे ही ऊपर जाएगी टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। हाँ है ना, अलग पेज पे समझाता हूँ, एक सेकेंड, ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे है टेम्परेचर हाई है, तो कैपेसिटी क्या होगी, होल्ड करने की मॉइस्चर ज़्यादा, तो बारिश तो होगी नहीं यहाँ पे, अभी चल रही है चल रही है चल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, जैसे ही हाइट बढ़ी टेम्परेचर नीचे, टेम्परेचर नीचे, कैरिंग कैपेसिटी कम, क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम, कैरिंग कैपेसिटी कम मतलब ड्यू पॉइंट अचीव्ड, ड्यू पॉइंट अचीव्ड मतलब रेनफॉल। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ड्यू पॉइंट अचीव मतलब रेनफॉल, रेनफॉल क्या होगा, सिर्फ इस साइड होगा, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, विंडवर्ड। विंडवर्ड में बारिश नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, विंडवर्ड में क्यों बारिश नहीं होगी, ज़रा देखो, अगर एक सिंपल में माउंटेन लूँ, यहाँ पे तो बारिश हो गई, समझ में आ गया कैसे होगी, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ड्यू पॉइंट अचीव हुआ, बारिश हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करेगी इस तरफ, तो फिर से नीचे आएगी, फिर से नीचे आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर फिर से ज़्यादा हो जाएगा, फिर से ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी, कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी, तो फिर मॉइस्चर रिटेन करेगी, तो यहाँ पे जाएगी तो बारिश नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए जो हमारा जो डेजर्ट है, हम बात करें थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में बारिश क्यों नहीं होती है, सेम रीज़न है यहाँ पे, जो हमारी मानसूनल विंड है जब वो जाती हैं तो क्या करती हैं, अरावली हिल्स से टकरा जाती हैं, और जो बारिश है वो सारी क्या होती है, ईस्ट ऑफ द अरावली, नॉट वेस्ट ऑफ द अरावली। क्लियर हो रहा है ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, थैंक यू, ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्योंकि मुझे पता है, इसलिए थैंक यू बोला, ठीक है। सो चैप्टर खत्म, साइक्लोनिक पढ़ लिया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन खुद पढ़ लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, इक्वेटोरियल पे सबसे ज़्यादा होगा, समझ में नहीं आता है तब भी तो आई एम देयर। वीडियो बहुत बड़ी हो गई इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज कंप्लीट कर देता, समझाने वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था, सो इसलिए रह गया, वरना तो हो जाता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यार प्लीज़ शेयर कर देना यार, दोस्तों के साथ मेहनत लगती है, और थोड़ा सा अगर 2-3 कमेंट भी आते हैं तो लगता है कि हाँ चलो जीवन सफल हो गया, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं जल्दी, जल्दी तो नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा, आज अगर 8 तारीख है, वीडियो डालने की बात कर रहा हूँ, आज कम है, लेकिन अगर मैं 8 तारीख को वीडियो डाल दूँ, अगर आप ये 8 तारीख को देख रहे हो तो आपको वीडियो करेक्ट 1 हफ्ते बाद मिलेगी। अब कौन सी, फिजिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है। टाइम लगा लो, जो करना है कर लो, वैसे टाइम कौन लगाता है स्टडी के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो यार एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय अगेन।